बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट रेडियस, वंडर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयोनिक रेडियस एंड उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एटॉमिक रेडियस। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने एटॉमिक रेडियस को कुछ इस तरह पढ़ा हुआ था, उसका डिफिनीशन कुछ इस तरह था कि हमारे पास एक एटम है, ठीक है, हमारे पास एक एटम है और उस एटम में हमारे पास एक न्यूक्लियस है। तो उस न्यूक्लियस से लेकर वो जो आखिरी शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, इसके दरमियान जो हमारे पास फासला है डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस है। लेकिन इस डिफिनीशन को हम नहीं लेते, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमें मालूम नहीं होता। इसी वजह से इस एटॉमिक रेडियस को ऑन द बेस ऑफ हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक केमिकल बॉन्ड के टर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास दो एटम है, अब उस दो एटम के दरमियान वो मुकम्मल फासला डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो वो जो हमारे पास रेडियस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो वो हमारे पास एक कोवेलेंट है, एक वंडर वाल है, एक मेटालिक है और एक आयोनिक रेडियस है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नंबर 1 पर है कोवेलेंट रेडियस। तो अगर यहाँ पर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन ऑफ द हाफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम बाउंडेड टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए से बताऊं कि डेफिनेशन फिर पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास H2 है, H2 है। अब ये जो H2 है ये कुछ इस तरह आपस में जो है बाउंड है। ठीक है, अब इसके दरमियान जो फासला है हमारे पास, टोटल जो हमारे पास यहां पर फासला है वो 74 पिकोमीटर है। ठीक है, लेकिन यहां से लेकर इस A पॉइंट से B पॉइंट तक हमारे पास जो फासला है वो 74 पिकोमीटर है। लेकिन मैं वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है मालूम करना चाहता हूं, तो इसको मैं 2 पर डिवाइड कर दूंगा, इस 74 को 2 पर, तो हमारे पास 37 पिकोमीटर आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कोवेलेंट रेडियस है किसका, H2 मॉलिक्यूल का। तो मतलब ये कि वन ऑफ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर, जब दो सिमिलर हो, ये भी हाइड्रोजन है हमारे पास और ये भी हाइड्रोजन है हमारे पास। ठीक है, ऑफ टू सिमिलर एटम, ठीक है, ऑफ टू सिमिलर एटम, ये हमारे पास सिमिलर एटम है जो कि बाउंड टुगेदर है बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट क्योंकि ये नॉन पोलर है और नॉन पोलर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। दूसरा एग्जांपल दे देता हूं, हमारे पास क्लोरीन है Cl2। ठीक है, अब ये एक क्लोरीन हुआ और ये दूसरा क्लोरीन हुआ। अब इस और इस यहां से लेकर इस A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक हमारे पास जो फासला है वो हमारे पास कितना है, 190 पिकोमीटर। ये हमारे पास A पॉइंट से B पॉइंट तक जो हमारे पास फासला है वो 190 पिकोमीटर है बिटवीन इस Cl2 के दरमियान। तो हम क्या चाहते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस चाहते हैं, तो इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं और हमारे पास 99 पिकोमीटर आ जाएगा। मतलब ये कि इसका यहां तक जो फासला है वो 99 पिकोमीटर है। फिर से समझाता हूं, यहां पर लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, हाफ ऑफ द डिस्टेंस मुकम्मल जो यहां से A पॉइंट से B पॉइंट तक जो हमारे पास फासला है, डिस्टेंस है, रेडियस है, वो 190 है और मुकम्मल A से लेकर B तक। लेकिन अगर इसको मैं हाफ करूं तो हाफ जब हम करते हैं तो इसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 99 पिकोमीटर आ जाता है। अब वो हमारा क्या कहता है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अब हाफ ऑफ द डिस्टेंस तो उसका 99 पिकोमीटर है बिटवीन किसके दरमियान,
टू न्यूक्लियाई, ये एक न्यूक्लियस है और एक दूसरा, तो जब दो होते हैं तो उसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। अब टू सिमिलर, अब ये तो सिमिलर है क्योंकि ये भी हमारे पास Cl है, ये भी Cl है और ये भी Cl है। अब टू सिमिलर एटम बाउंडेड टुगेदर, जो कि बॉन्ड है बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस का नाम जो है देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नंबर 2 पर है वंडर वाल्स रेडियस, ठीक है। अब ये क्या है, यहां पर भी लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड भी है, सिमिलर भी है, नेग्लिजिबल भी है, ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, इसको अपने जहन में रखे तो उसको हम क्या कहते हैं, वंडरवाल रेडियस का नाम जो है देते हैं। तो वहां पर जो हम Cl2 को बता रहे थे, Cl2 को, उसका जो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस था वो हमारे पास कितना था, 99 पिकोमीटर। लेकिन अगर इसका वंडरवाल रेडियस देखा जाए तो ये हमारे पास 180 पिकोमीटर आता है। किस तरह, मैं बताता हूं। देखो मैंने वहां पर बताया कि ये एक हमारे पास Cl है, ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल है और ये कुछ इस तरह होता है, इस तरह दो बॉन्डेड होते हैं। ये इसका एक न्यूक्लियस है और इसका भी न्यूक्लियस है और यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास फासला था बिटवीन Cl2 के दरमियान, Cl2 के दरमियान वो हमारे पास 190 पिकोमीटर था, यहां से लेकर यहां तक। तो हमने उसको 2 पर डिवाइड कर दिया तो ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो हमारे पास आ गया 199 पिकोमीटर हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके दरमियान यहां से हाफ ऑफ द डिस्टेंस 99 पिकोमीटर, ठीक है, सिर्फ Cl2 में। लेकिन अगर यहां पर मैं दूसरा बना लूं इस तरह, तो इस दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान जो हमारे पास फासला होगा वो 360 होगा। लेकिन हमें तो हाफ चाहिए तो हम इसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 180 पिकोमीटर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, वंडरवाल रेडियस जो है कहते हैं। किस तरह, मैंने आप लोगों को यहां पर बताया कि ये हमारे पास Cl2 एक मॉलिक्यूल है। अब इसका कोवेलेंट रेडियस कितना है, 99 पिकोमीटर। क्यों, क्योंकि इसका टोटल जो A से B तक जो टोटल रेडियस था वो तो 190 था, तो हमें तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस चाहिए तो मैंने 2 पर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास 99 पिकोमीटर आ गया। मतलब ये कि इन दोनों के दरमियान जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है वो तो 99 पिकोमीटर है, लेकिन यहाँ पर तो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। अब ये एक Cl2 और ये दूसरा Cl2, इसमें हाफ ऑफ द डिस्टेंस फिर कितना है, पूरे में तो 360 है, यहां से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 360 पिकोमीटर है। लेकिन अगर हाफ ऑफ द डिस्टेंस देखा जाए तो हमारे पास 180 पिकोमीटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, और वो नॉन बॉन्डेड हो, बॉन्ड आपस में बॉन्ड भी ना हो, सिमिलर भी हो, ये भी Cl2 है वो भी Cl2 है। अब टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, एक जैसे मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या कहते हैं, वंडरवाल रेडियस का नाम देते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl2 जो है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl2 जो है वो कम है, किससे, वंडरवाल रेडियस है। वंडरवाल रेडियस ऑफ Cl2 जो है हमारे पास ज्यादा है, किससे, कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl2। दूसरा भी एग्जांपल कुछ इस तरह है कि H2 का जो हमारे पास केवल कोवेलेंट रेडियस है वो 37 पिकोमीटर है, लेकिन इसका वंडरवाल रेडियस 120 पिकोमीटर है, ठीक है। उसके बाद मेटालिक रेडियस। अब हमारे पास एक मेटालिक क्लस्टर है, ठीक है, कुछ इस तरह हमारे पास मेटालिक क्लस्टर है और इसमें हमारे पास जो है एटम है, ठीक है। अब इसके दरमियान हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अब ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मेटल में जो है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक रेडियस का नाम जो है देते हैं। वन ऑफ द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम। अब ये मेटल है और इसमें एटम है, तो उसमें जो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक रेडियस का नाम जो है कहते हैं। यहां पर कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस से मुराद, अगर मैं यहां पर CH NaCl का एग्जांपल ले लूं
तो यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास सोडियम जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पर हमारे पास Na पॉजिटिव है और क्लोरीन पर जो है हमारे पास नेगेटिव है। सोडियम हमारे पास केटाइन है, थोड़ा इसे देख लो प्लीज, अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा सोडियम ठीक है, केटाइन है, ये केटाइन है, केटाइन है और ये हमारे पास एनाइन है, ठीक है। तो अब अगर एक आयन है हमारे पास, अगर एक हमारे पास आयन है, यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये हमारे पास सोडियम का आयन है, वहां पर लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन ये न्यूक्लियस है एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आयन, ये हमारे पास सोडियम आयन है। अब ये यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास फासला होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक रेडियस जो है कहते हैं। तो सोडियम का आयोनिक रेडियस जो है वो 102 पिकोमीटर है, 102 पिकोमीटर है और ये 184 पिकोमीटर है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि केटाइन का क्यों ये कम है और एनाइन का क्यों कम है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर ये हमारे पास आयन है एक और इस पर पॉजिटिव 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 चार्ज है और ये दूसरा हमारे पास एनाइन है, केटाइन है और ये एनाइन है, इस पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या करता है, उस चीज को अपनी तरफ जो है खींचता है, लेकिन वो पॉजिटिव क्या करता है, वो पॉजिटिव क्या करता है, अपने लिए खींचता है, लेकिन वो नेगेटिव क्या करता है, अपने से दूर लेके जाता है। तो इस वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एनाइन का आयोनिक रेडियस ज्यादा है, किससे, केटाइन से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो रिपेल करता है और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट होने की वजह से उसका साइज कम हो जाता है और इसका रिपेल होने की वजह से उसका साइज जो है बढ़ जाता है। तो इस वजह से केटाइन का जो साइज है वो कम है, किससे, एनाइन से। तो उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक रेडियस का नाम जो है देते हैं। उसके बाद अगर कंपैरिजन देखा जाए तो वंडरवाल जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, क्योंकि हम मॉलिक्यूल के दरमियान रेडियस को देखते हैं। उसके बाद मेटालिक है, उसके बाद एनायोनिक है, ठीक है, मैंने बताया किस वजह से वो बड़ा है, अब यहाँ पर अभी बताया, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव रिपेल करता है, इसी वजह से। उसके बाद एनायोनिक के बाद कोवेलेंट रेडियस है और आखिर में जो हमारे पास आता है तो ये केटायोनिक रेडियस है, मतलब कि वंडरवाल सबसे ज्यादा है। ये चीज इस चीज की जिस तरफ मुंह हो तो वो ज्यादा होता है, ठीक है, वंडरवाल सबसे ज्यादा है, उसके बाद मेटालिक है, उसके बाद एनायोनिक है, उसके बाद कोवेलेंट है और आखिर में केटायोनिक रेडियस जो है तो आता है। तो आखिर में है फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। अब वो कौन से फैक्टर है जो कि एटॉमिक रेडियस पर इफेक्ट होते हैं। तो नंबर 1 पर अगर देखा जाए, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं और अपने लिए थोड़ा सा जगह क्रिएट करता हूं, ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ शेल। अब अगर देखा जाए, जितना भी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एटॉमिक साइज के साथ। जब भी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो उसके साथ एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आता है, हम ग्रुप में आते हैं तो नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज होते हैं, तो उस नंबर ऑफ शेल को इंक्रीज होने की वजह से उसका एटॉमिक रेडियस भी जो है इंक्रीज होता है। नंबर 2 पर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये हमारे पास न्यूक्लियस है और एक एटम है और यहाँ पर न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है इसको हम न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते हैं। इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब ये कि हमारे पास एक एटम है, इसमें न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते हैं। अब ये क्या इफेक्ट करता है एटॉमिक रेडियस पर। अब अगर देखा जाए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एटॉमिक रेडियस के साथ। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है, तो इस अट्रैक्ट होने की वजह से ये जो शेल है इसकी तरफ जाता है और इसका साइज जो है डिक्रीज होता है। मतलब यह कि जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो एटॉमिक रेडियस खुद ब खुद डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर से समझाता हूं, अगर यहाँ पर मैं और भी पॉजिटिव चार्ज कर दूं तो ये इस इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो इस वजह से जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये शेल भी इसकी तरफ जाएगा,
तो इस शेल की जाने की वजह से यहाँ पर जो इसका साइज है वो कम होता है। तो इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद शेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट, ये हमारे पास एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब दूसरा इस शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल है वहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को जो है मदद देता है इसको रिमूव करने के लिए। तो जब ये रिमूव होता है तो नंबर ऑफ शेल हम इंक्रीज करते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो शेल्डिंग इफेक्ट जो है, शेल्डिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के साथ। मतलब ये कि जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इजीली होता है कि यहाँ से जो है ये रिमूव हो जाए। तो ठीक है, तो शेल्डिंग इफेक्ट के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड से मुराद, अगर हमारे पास अल्कीन है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल और अल्काइन में ट्रिपल। तो जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड जो है, मल्टीप्लिसिटी में m से रिप्रेजेंट करता हूं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? एटॉमिक साइज या रेडियस के साथ। मतलब ये कि जब हम इसको इंक्रीज करते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड को, तो उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। क्योंकि अगर एक हाथ हो, एक हाथ से मैं उसको खींचूं तो एक ही फोर्स लगेगा, लेकिन अगर मैं दो हाथों से उसको खींचूं तो उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड जो है वो भी इनवर्स रिलेटेड है किसके साथ? एटॉमिक रेडियस के साथ। उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड। अब अगर यहाँ पर देखा जाए हमारे पास, अगर यहाँ पर देखा जाए, जब हम क्या करते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं, हलीना ने की रब से पारियात, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि पीरियड जो है यहाँ से इंक्रीज होता है। तो मैंने बताया था कि सेकंड पीरियड में 2 शेल, थर्ड में 3, 4 में 4, 5 में 5 पीरियड में 5 शेल। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन वो नंबर ऑफ शेल उस पर डोमिनेंट हो जाते हैं, गालिब आ जाता है। उसकी वजह से जो है वो उसको जो है इफेक्ट नहीं कर सकता। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। जब हम वेरिएशन इन ग्रुप, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद पीरियड, जब हम राइट टू लेफ्ट जाए इस तरह तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर सोडियम का देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह होता है। तो ये जब हम इस तरह राइट टू लेफ्ट आते हैं तो ये कुछ इस तरह कम हो जाता है, फिर ये कुछ इस तरह, फिर ये कुछ इस तरह, फिर कुछ इस तरह, फिर कुछ इस तरह, और आखिर में आर्गान होता है। लेकिन आर्गान का जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज नहीं होता। अब इसका वजह क्या है? हम आर्गान को जो है उसका एटॉमिक रेडियस ऑन द बेस ऑफ वंडरवाल रेडियस लेते हैं, और वंडरवाल जो रेडियस है वो सबसे जो है बड़ा है हमारे पास। इसी वजह से जो है आर्गान का जो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, हम जब पीरियड में जाते हैं तो डिक्रीज नहीं होता। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। दूसरी बात, अगर आपने ये नहीं देखा हुआ है तो इसे देख ले, ठीक है। यहाँ से जो है ये कम होता है, लेकिन आर्गान का यहाँ पर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आर्गान को हम क्या किस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट इन नोबल गैसेस वॉन वाल रेडियस इज whose magnitude is larger than covalent radius। ठीक है, आर्गान इज ग्रेटर देन प्योर एलिमेंट। क्योंकि आर्गान को हम जो है ऑन द बेस ऑफ वंडरवाल रेडियस लेते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।